आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इसके अंतर्गत हमने यहाँ तक स्टडी कर ली थी, अब इसके आगे करना है। ये क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस जो हेडिंग है उसके अंतर्गत हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अर्धसूत्रण फर्स्ट की पश्चावस्था में। तो सबसे पहले अर्धसूत्रण यानी मियोसिस। दो शब्द होते हैं, मियोसिस और माइटोसिस। मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री विभाजन और माइटोसिस का मतलब समसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन का जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि सूत्र आधे हो जाएंगे और समसूत्री का मतलब उतने ही रहेंगे। तो इसको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन में दो स्थितियां बनती हैं। जैसे मान लीजिए मनुष्य में 46 गुणसूत्र हैं, इनको हम 23 जोड़े कह सकते हैं, 23 पेयर। अब इनमें से 46 गुणसूत्र में 23 एक तरफ चले जाएंगे, 23 एक तरफ चले जाएंगे, यानी जो चूंकि जोड़े में है तो 23 एक तरफ चले गए, 23 एक तरफ चले गए। तो सीधी सी बात निकल के आ गई कि यहाँ पर 23 जोड़े थे, अब 23 अलग हो गए, यानी जोड़े में थे अब 23 आधे हो गए, यानी 46 थे 23 हो गए। तो जाहिर सी बात है कि ये भी मियोसिस है, इसको मियोसिस फर्स्ट कहेंगे। यानी मियोसिस फर्स्ट या अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में क्या होता है कि जो जोड़े होते हैं वो जोड़े आधे आधे हो जाते हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि ये 23 क्रोमोसोम जो है, तो क्रोमोसोम इस तरह से होता है, एक क्रोमोसोम में 2 धागे होते हैं। अब ये दोनों धागे अलग अलग हो जाएंगे, तब भी संख्या 23 ही रहेगी, लेकिन फट करके धागे अलग अलग हो गए। इसको मियोसिस सेकंड कहते हैं। तो जब फट करके धागे अलग होते हैं क्रोमोसोम के, उसको मियोसिस सेकंड कहते हैं। और जब जोड़े जो बने होते हैं वो जोड़ा खत्म होता है तो उसे मियोसिस फर्स्ट कहते हैं। ये धागे जब फट करके अलग होते हैं तो एक एक धागे को हम लोग क्रोमैटिड कहते हैं, क्रोमैटिड कहते हैं। दोनों धागे जब मिले हुए हैं तो क्रोमोसोम है, और जब धागे फट करके अलग अलग हो गए दोनों धागे तो क्रोमैटिड कहते हैं। तो मोटी मोटी बात हम लोगों को समझ में आ गई है। अब इसके आगे पढ़ते हैं। तो कह रहा है अर्धसूत्रण फर्स्ट की पश्चावस्था में यानी एनाफेज में क्रोमोसोम के 2 जोड़े मेटाफेज पट्टिका पर एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पंक्तिबद्ध हो जाते हैं। तो देखिए 2 जोड़े मेटाफेज पट्टिका पर एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पंक्तिबद्ध हो जाते हैं, यानी एक दूसरे से अलग होने का प्रयास करते हैं और पंक्तिबद्ध होते हैं। तो देखिए मियोसिस फर्स्ट की ये एनाफेज, पॉसिबिलिटी फर्स्ट, पॉसिबिलिटी सेकंड, संभावना प्रथम, संभावना सेकंड। तो कह रहा वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एट द सेम पोल। तो समान ध्रुव में नारंगी वाले के साथ हरा है, इधर पीले वाले के साथ लाल है। या इस तरह भी हो सकता है कि नारंगी वाले के साथ लाल चला जाए, इधर देखिए हरा है इधर लाल है, और पीले वाले के साथ हरा चला जाए, इधर देखिए पीले वाले के साथ लाल है। तो ये दोनों में से कोई एक संभावना बन सकती है। तो मियोसिस फर्स्ट में ये कंडीशन हो गई। अब देखिए मियोसिस सेकंड में क्या है कि अब ये दोनों अलग हुए, देखिए ये अलग हो गया और ये पीला वाला अलग 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 उसमें दिखाया जा रहा है। अब ये देखिए एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो गए। तो मियोसिस सेकंड पहले में क्रोमोसोम जोड़े से अलग होते हैं एक एक, और मियोसिस सेकंड में क्या होता है बीच से फट करके अलग होना शुरू होते हैं। वही कंडीशन यहाँ पर है, इसकी स्थिति से इस स्थिति में आए, इस स्थिति से इस स्थिति में। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, जब ये अलग हुए
तो यहाँ पर देखिए एक हेप्लॉयड जो नंबर थे उन हेप्लॉयड में से 20 से फट करके आधा अलग हुआ, आधा अलग हुआ, ये आधा अलग हुआ, ये आधा अलग हुआ, तब इन्हें जर्म सेल या गैमीट कहते हैं, क्योंकि गैमीट में अगुणित संख्या या हेप्लॉयड नंबर होता है क्रोमोसोम का। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर जर्म सेल बना पाए। तो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पर क्रोमोसोम का स्वतंत्र संव्यूहन हो रहा है, यानी जहाँ भी जाना चाहते हैं उस तरह जाने के लिए ये स्वतंत्र हैं। यहाँ पर देखिए हरे के साथ ये नारंगी आ सकता है या फिर नारंगी के साथ लाल आ सकता है, स्वतंत्र है जाने के लिए। तो इसलिए दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखा दी गई। अब हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। कह रहा है इसे समझने के लिए दाएं और बाएं स्तंभों के 4 अलग रंगों के क्रोमोसोम की तुलना करो, जैसा हमने अभी फिगर में देखा है। बाएं स्तंभ में संभावना फर्स्ट यानी पॉसिबिलिटी फर्स्ट, नारंगी और हरे एक साथ भी संयोजित हैं, किंतु दाहिने स्तंभ संभावना सेकंड में नारंगी क्रोमोसोम लाल क्रोमोसोमों के साथ विसंयोजित हो रहा है, जैसा अभी हमने फिगर में देखा। ये देखिए हिंदी वाली बुक में भी फिगर बने हैं, क्योंकि हमने इसको देख लिया है इसलिए अब ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्रोमोसोम का स्वतंत्र संव्यूहन, एक लंबा श्वेत तथा छोटा श्वेत क्रोमोसोम और लंबा काला और छोटा काला क्रोमोसोम एक ही ध्रुव पर है। देखिए गलत तरीके से लिखा है, इसीलिए श्वेत और काला कहीं है ही नहीं, लाल और हरा और इधर नारंगी और पीला है। तो इसीलिए इंग्लिश वाली बुक का हम लोग सहारा लेते हैं। यहाँ पर देखिए कहीं नहीं लिखा गया है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है। कुछ गलतियां हैं उनको सुधार करके भी हम लोगों को पढ़ाई करना है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। कह रहा है सटन और बोवेरी ने तर्क प्रस्तुत किया कि क्रोमोसोम युग्म का जोड़ा बन जाना या अलग होना अपने में ले जाए जा रहे कारकों में विसंयोजन का कारण बनेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि सटन और बावेरी दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक तर्क प्रस्तुत किया कि जो क्रोमोसोम में जीन का जोड़ा है, कारक का जोड़ा है, तो वही कह रहा है क्रोमोसोम युग्म का जोड़ा बन जाना या अलग होना अपने में ले जाए जा रहे कारकों के विसंयोजन का कारण बनेगा। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेते हैं ताकि और मामला हमारा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है सटन एंड बोवेरी आर्ग्यूड यानी तर्क दिया दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ ए पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरीड। तो जो अलगाव है, सेग्रीगेशन का मतलब अलगाव, जिसको भी संयोजन लिखा गया है, तो उसमें जो कारक हैं पेयर में जा रहे हैं, तो ये अलगाव ही उस क्रोमोसोम में जो लक्षण है उनको ले जाने का कारण बनेगा। सटन ने क्रोमोसोम के विसंयोजन के ज्ञान को मेंडल के सिद्धांतों के साथ जोड़कर वंशागत के क्रोमोसोम या सिद्धांत क्रोमोसोमवाद या सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि सटन ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस या क्रोमोसोमल थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था। यहाँ पर सटन और बोवेरी दो हैं, दोनों ने तर्क दिया, लेकिन जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी या वंशागत का क्रोमोसोमवाद दिया, ये सटन ने दिया। ध्यान दीजिए, इस बात को समझना। सटन और बोवेरी दोनों नहीं हैं, लेकिन अब नीट के जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ और अच्छे से स्पष्ट होगा। कह रहा है इस विचार के विश्लेषणों का अनुपालन करने पर थॉमस हंट मॉर्गन तथा उसके साथियों ने वंशागत का क्रोमोसोमवाद या सिद्धांत के प्रयोगात्मक सत्यापन किए और यौन जनन उत्पादन विभेदन के लिए खोज के आधार की नींव डाली। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वंशागत का क्रोमोसोमवाद या सिद्धांत सटन ने दिया, लेकिन उसका प्रयोगात्मक सत्यापन किसने किया? थॉमस हंट मॉर्गन और उनके साथियों ने।
दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है मॉर्गन ने फल मक्खियों यानी फ्रूट फ्लाई जिसका नाम है ड्रोसोफिला मेलनोगेस्टर पर काम किया, जो ये ऐसे अध्ययनों के लिए उपयुक्त पाई गई। तो अब यहाँ से फिर एक क्वेश्चन बन जाता है कि मॉर्गन ने जो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को सत्यापित क्रिया प्रयोगों द्वारा प्रैक्टिकल करके, तो उन्होंने प्रैक्टिकल किस पर किया, तो उन्होंने फ्रूट फ्लाई जिसका नाम है ड्रोसोफिला मेलनोगेस्टर उस पर किया। अब देखिए आगे कह रहा है इन्हें प्रयोगशाला में सरल कृत्रिम माध्यमों पर रखा जा सकता था। ये अपना पूरा जीवन चक्र 2 सप्ताह में पूरा कर सकती थी और इनमें एकल मैथुन से विशाल संख्या में संतति उत्पन्न करने का या मक्खियों का उत्पादन करने की संभावना थी या संभव था। तो फिर यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि मॉर्गन ने फल मक्खी को ही क्यों चुना अपने प्रयोग में। तो इसलिए चुना क्योंकि ये जीवन चक्र बहुत कम समय, केवल 2 सप्ताह यानी 15 दिन में ही, 14 दिन में ही पूरा कर लेती है और इनमें एकल मैथुन से या मतलब एक साथ मिलने से एक ही बार में बहुत ज़्यादा संख्या में संतति यानी प्रोजेनी या बच्चे पैदा करने की संभावना थी। एक ही लिंगों का विभेदन, साथ ही लिंगों का विभेदन स्पष्ट था। साथ में देखिए ड्रोसोफिला मेलनोगेस्टर का फिगर बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो नर है बहुत छोटा है, मादा बहुत बड़ा है, यानी मेल का साइज छोटा है, फीमेल का साइज बड़ा है। इसलिए इनमें लिंग भेद यानी देख करके हम नर मादा की पहचान बड़े आसानी से कर सकते हैं। नर और मादा की आसानी से पहचान की जा सकती थी। साथ ही इनमें आनुवांशिक विविधताओं के अनेक प्रकार थे जो कम क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते थे। तो एक तो इनको आसानी से पहचान सकते थे कि नर और मादा कौन कौन है। दूसरा, इनमें जो गुणसूत्र थे उनमें जो आनुवांशिक विविधताएं यानी जेनेटिक वेरिएशन जो थे उनको देखने के लिए हमें बहुत हाई लेवल की माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत नहीं थी। बहुत कम क्षमता के माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते थे। इसलिए जो है इस पर प्रैक्टिकल करके जो निष्कर्ष निकलना था उनको निकालना बड़ा सुविधाजनक हो गया। इस कारण से मॉर्गन ने फल मक्खी को चुना। तो यहाँ पर देखिए 3-4 चीज़ें हैं, तो नीचे आल करके ऑप्शन देगा तो आल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आगे आ जाते हैं। कह रहा है संलग्नता और पुनर्योजन, ये नई हेडिंग है तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन यानी संलग्नता और पुनर्योजन। तो जैसा नाम से पता चल रहा है कि सह मतलब साथ में, लग्नता मतलब लगे हुए रहना, मतलब एक साथ जाना, जहाँ भी जाना, तो ये संलग्नता होगी। और पुनर्योजन यानी फिर से योजना बना रहा है, साथ लगने की नहीं, अलग अलग जाने की, तो पुनर्योजन इसको बोलेंगे या अंग्रेजी में इसे। और री का मतलब पुनः कॉम्बिनेशन की ओर आगे बढ़ना। तो लिंग संलग्नता जीनों के अध्ययन हेतु मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में कई द्विसंकर क्रॉस किए। तो ध्यान दीजिए सेक्स लिंक्ड या लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का जो प्रैक्टिकली प्रयोग किया मॉर्गन ने, वो द्विसंकर क्रॉस था, डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी फल मक्खी के 2 लक्षणों को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया गया। ये मेंडल द्वारा मटर में किए गए द्विसंकर क्रॉसों के समान थे। जैसे मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था, वैसे ही मॉर्गन ने भी डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया। अब देखिए आगे कह रहा है कि उदाहरण के लिए मॉर्गन, यहाँ अंडरलाइन करिए, उदाहरण के लिए मॉर्गन ने पीले शरीर और श्वेत आंखों वाली मक्खियों का संकरण
भूरे शरीर और लाल आंखों वाली मक्खियों के साथ किया और फिर यफोन संततियों को आपस में क्रॉस करवाया। तो देखिए एक चीज ये निकल के आ रही है कि मॉर्गन ने चूंकि द्विसंकर क्रॉस करवाया, तो कहने का मतलब कि दो लक्षणों को ध्यान में रखा होगा। तो देखिए पीला शरीर और श्वेत आंखें, यानी बॉडी येलो है और आई उसकी वाइट है, या फिर बॉडी ब्राउन है और आई उसकी लाल है। ये दो प्रकार की मधुमक्खियों फल मक्खियों को उन्होंने लिया और क्रॉस कराया और यफोन संततियों को आपस में फिर क्रॉस कराया। तो पहले शुद्ध नस्ल वाली निकाली, फिर उसमें क्रॉस कराया तो यफोन पीढ़ी बनी जैसा मटर में कराया गया था, और उसी प्रकार से फिर क्रॉस कराया तो F2 पीढ़ी में फिर हमको आगे लक्षण देखने को मिले। तो कह रहा है कि उसने देखा कि ये दो जीन जोड़ी एक दूसरे से स्वतंत्र विसंयोजित नहीं हुई, यानी इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन नहीं हुआ, और F2 का अनुपात 9:3:1 से काफी भिन्न मिला। तो ध्यान दीजिए, क्योंकि स्वतंत्र रूप से विसंयोजित नहीं हुई तो 9:3:1 का अनुपात भी नहीं मिलेगा, जैसा कि हम लोगों ने स्वतंत्र संविभाजन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में पढ़ा था। तो यहाँ पर कंडीशन दूसरी हो गई। अब कह रहा है मॉर्गन तथा उसके सहयोगी यह जानते थे कि जीन क्रोमोसोम में स्थित है। तो मॉर्गन और उनके सहयोगियों को उस समय इतनी जानकारी थी कि जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम में स्थित होते हैं। यह अगले सेक्शन 4.4 में समझाया गया है। और इन्होंने शीघ्र भी यह भी जान लिया कि जब द्विसंकर क्रॉस में दो जीन जोड़ी एक ही क्रोमोसोम में स्थित होती हैं तो जनकीय जीन संयोजन का अनुपात अजनकीय प्रकार से ऊंचा रहता है। तब इसमें यह ध्यान देना है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में द्विसंकर क्रॉस में चूंकि 9:3:1 का अनुपात नहीं है बल्कि भिन्न मिल रहा है, तो जो उसमें भिन्नता है उसका कारण क्या है कि जो हमारी जनकीय जीन है यानी पेरेंटल जीन है उसमें संयोजन हो गया है, मतलब लिंकेज हो गया है, आपस में एक साथ जा रहे हैं, इसलिए ये जो अनुपात है वो अजनकीय प्रकार से काफी ऊंचा यानी बहुत ज्यादा है। ये स्थिति देखने को मिली। भाई जब साथ साथ चले जाएंगे अलग होंगे ही नहीं, तो जनकीय जो जीन संयोजन का अनुपात है वह जनकीय से ऊंचा ही रहेगा। मॉर्गन ने इसका कारण दो जीनों का भौतिक संयोग या जुड़ा होना बताया। मॉर्गन ने इस घटना के लिए सहलग्नता यानी लिंकेज शब्द दिया, जो एक ही क्रोमोसोम की जीन जोड़ियों के साथ होने का द्योतन करता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो संयोजन है इसके कारण 9:3:1 का अनुपात नहीं मिला, और ये ना मिलने का कारण मॉर्गन ने सहलग्नता या लिंकेज बताया, यानी जो जनकीय जीन है पेरेंटल जीन है वो आपस में एक साथ ही जाती है, इसलिए जो है अनुपात ये वाला हमको नहीं मिल रहा। साथ ही अजनकीय जीन संयोजन के उत्पादन को पुनर्योजन यानी रिकॉम्बिनेशन कहा गया। तो जो अजनकीय यानी नॉन पेरेंटल जीन है उनमें जो पुनर्योजन या रिकॉम्ब हो रहा है उसी को रिकॉम्बिनेशन या पुनर्योजन कहा गया। तो संलग्नता मतलब साथ चले जाना और रिकॉम्बिनेशन का मतलब साथ की बजाय नॉन पेरेंटल में चले जाना, जनकीय से अलग होकर के अजनकीय जीन के साथ संयोजित हो जाना पुनर्योजन या रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। मॉर्गन तथा उसके दल ने यह भी पता किया कि एक ही क्रोमोसोम में स्थित होने पर भी कुछ जीन जोड़ी में अधिक संलग्नता थी, अर्थात पुनर्योजन बहुत कम था। तो जाहिर सी बात है कि संलग्नता और पुनर्योजन एक दूसरे के विरोधी हैं। संलग्नता का मतलब साथ साथ जाना और पुनर्योजन का मतलब अपने साथी को छोड़ करके किसी अजनकीय यानी नॉन पेरेंटल के साथ चले जाना। तो जो क्योंकि दोनों स्थितियां एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए संलग्नता ज़्यादा होगी तो पुनर्योजन कम होगा, पुनर्योजन ज़्यादा होगा तो संलग्नता कम होगी।
ये बात हमें समझना है। इसको उसी तरह समझिए कि मान लीजिए किसी गिलास में 1/3 भाग पानी भरा है तो 2/3 भाग वो खाली होगा। अगर 2/3 भाग पानी भरा है तो 1/3 भाग खाली होगा। तो चूंकि पूरा अगर 100 है तो एक चीज़ 67 है तो दूसरी को 33 होना पड़ेगा। अगर पहली वाली 33 है तो दूसरी वाली को 67 होना पड़ेगा, क्योंकि पूरा हमें 100 लाना है। तो इसी प्रकार संलग्नता जितनी ज़्यादा होगी तो पुनर्योजन उतना कम होगा, पुनर्योजन जितना ज़्यादा होगा तो संलग्नता उतनी कम होगी। अब देखिए आगे कह रहा है कि उदाहरण के लिए उसने पाया कि श्वेत और पीली जीन जोड़ी में संलग्नता अधिक थी और उनमें पुनर्योजन 1.3% था, जबकि श्वेत और लघु पंख जीन का पुनर्योजन अनुपात 37.2% था, अर्थात इनमें संलग्नता कम थी। तो ध्यान दीजिए, संलग्नता ज़्यादा है तो पुनर्योजन कम है, पुनर्योजन ज़्यादा है तो संलग्नता कम है। तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन यानी संलग्नता और पुनर्योजन एक दूसरे के विरोधी है, उल्टा है, इसलिए एक ज़्यादा होगा तो दूसरा कम होगा। मॉर्गन के शिष्य एल्फ्रेड स्टर्टीवेंट ने एक ही क्रोमोसोम के जीन युग्मों की पुनर्योजन आवृत्ति को जीन के बीच की दूरी का माप मानकर क्रोमोसोम में इनकी स्थिति के चित्र रिकॉम्बिनेशन मैप बना दिए। तो ध्यान दीजिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा कि रिकॉम्बिनेशन मैप किसने बनाया, तो अल्फ्रेड स्टर्टीवेंट ने बनाया, जो कि मॉर्गन के शिष्य थे। आजकल पूरे जीनोम के अनुक्रम के निर्धारण में आनुवांशिक नक्शे बहुत अधिक काम में लाए जा रहे हैं। ऐसा ही बाद में मानव जीनोम अनुक्रमण परियोजना में भी वर्णित किया गया। तो आजकल पूरे जीनोम के अनुक्रम के निर्धारण में आनुवांशिक नक्शे बहुत अधिक काम में लाए जा रहे हैं, यानी रिकॉम्बिनेशन मैप। ऐसा ही बाद में मानव जीनोम अनुक्रमण परियोजना में भी किया गया। तो मानव जीनोम का जो परियोजना थी उसमें भी इनका बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया। तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम as was done in the case of ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट में भी ये जेनेटिक मैप जो है हमारा काम में लाया गया। ये मैप जो है जेनेटिक मैप जिसको कहते हैं, आर एक्सटेमली यूज्ड एट ए स्टार्टिंग पॉइंट इन द सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम। तो पूरे जीनोम यानी जितने भी जीन हैं क्रोमोसोम में, उनको जीनोम बोलते हैं, उनको क्रमबद्ध किए करने में जेनेटिक मैप महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इन द केस ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट डिस्क्राइब लेटर, और ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट जो है यानी आदमी के जीन को सीक्वेंस में रख करके जो परियोजना बनाई गई है सीक्वेंस में रखने की, उसमें भी ये जेनेटिक मैप महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हम देखिए, हमने सारा सब कुछ पढ़ लिया है। अब ये थोड़ा सा जो यहाँ पर ये दिखाया गया है इसको भी देख लेते हैं, जो फिगर है। तो देखिए, क्रॉस ए है, क्रॉस बी है। तो यहाँ पर फीमेल देखिए प्लस में लिखा जाता है, मेल में तीर लगाई जाती है। तो ये फीमेल ड्रोसोफिला है या मेल ड्रोसोफिला है। तब यहाँ पर पेरेंटल यानी जनकीय पीढ़ी की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए YW लिखा गया है, यानी येलो और वाइट, ये वाइल्ड वैरायटी है। यहाँ पर W और M लिखा गया है, यानी वाइट और मिनिएचर, ये अलग वैरायटी है, ये वाइल्ड वैरायटी है। यहाँ पर ये W+M+ है इसी के हिसाब में, और ये इसके हिसाब की ये वाइल्ड वैरायटी है Y+W+। तो यहाँ पर देखिए, अब F1 जनरेशन की बात करें तो पीले के साथ ये नीला आ गया, आसमानी नीला, और एक पीले के साथ ये गहरा नीला आ गया, ये वाइल्ड टाइप हो गई, और ये येलो वाइट हो गया, येलो वाइट।
तो ये देखिए वाइल्ड टाइप हो गई, ये वाई प्लस डब्लू प्लस के साथ वाई डब्लू आ गया तो ये वाइल्ड टाइप हो गया, और ये वाई डब्लू के साथ ये नीला चला गया तो ये येलो वाइट ही है, यानी सामान्य वैरायटी। इसी प्रकार इसमें क्या है, पीले वाले के साथ एक बार आसमानी नीला गया, फिर पीले वाले के साथ पीला क्या कहें, हाँ पीला ही कहें, पीले के साथ एक बार गहरा नीला चला गया। तो ये देखिए वाइल्ड टाइप वैरायटी हो गई, क्योंकि डब्ल्यू प्लस एम प्लस आया है, इसमें डब्ल्यू एम के साथ ये नीला गहरा नीला है, तो ये वाइट मिनिएचर जैसा था वैसा ही। अब इसका फिर से हम लोग क्रॉस कराएंगे, तो यहाँ पर पेरेंटल में क्या हो जाता है, देखिए ये नीला वाला है वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, इसके साथ ये नीला चला है, और ये पीला है इसके साथ भी ये नीला है। अब इसको हम लोग ये समझते हैं गहरा नीला है। अब इसको ये समझिए कि यहाँ पर देखिए नीला पूरा है, यहाँ पर नीला थोड़ा है, यानी रिकॉम्बिनेंट टाइप हो गया। 1.3% है, इसमें 98.7%, इसमें 98.7% पेरेंटल है, यानी ये लिंकेज है, जिसको संलग्नता कहते थे कि जो साथ साथ रहेगी उसका जो सिस्टम होगा वो हाई होगा संयोजन। तो ये हाई है देखिए 98.7%, और ये कम है 1.3%। अब यहाँ पर देखिए पेरेंटल टाइप की बात करें तो 62.8% है, और यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट टाइप 37.2% होगा। तो 100 में से 62.8 घटाएंगे तो 37.2 आ जाएगा। इसी प्रकार 100 में से 98.7 घटाएंगे तो 1.3% आ जाएगा। तो 100 में घटा के हम लोग रिकॉम्बिनेंट टाइप प्राप्त कर लेंगे, लिंकेज वाले को घटा के या पेरेंटल टाइप को घटा के। अब इसी प्रकार देखिए यहाँ पर येलो व्हाइट, और यहाँ पर लिंकेज रिकॉम्बिनेंट यहाँ पर देखिए बहुत कम है 1.3%। इसी प्रकार इसमें देखते हैं पेरेंटल में देखिए पूरा है, ये नीला वाला है आसमानी, तो ये पीला वाला है, और इधर 37.2% में देखिए पीला वाला कम है, 50 से कम, यानी 37.2% है, बाकी ये आसमानी नीला वाला है। तो कुल मिला के जो फिगर है, जो कलर दिए गए हैं, ये सिर्फ ये बताने के लिए हैं कि जो पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट टाइप है उसमें कितना कितना परसेंट है। तो इस प्रकार से सारी बातें हम लोगों ने समझा कि जो गैमीट है हमारा, इस गैमीट में देखिए जो कैरेक्टर है वो लिंकेज, पेरेंटल में लिंकेज है, इसलिए 98.7% पेरेंटल टाइप है जनकी, और रिकॉम्बिनेंट टाइप 1.3% है। इसी प्रकार इसमें 62.8% पेरेंटल है, रिकॉम्बिनेंट हमारा 37.2%। अब देखिए ये F2 ये F1 की बात हो गई जो गैमीट बने, और इसी प्रकार यहाँ पर F2 की बात की जा रही है। तो F2 में देखिए Y प्लस डब्लू प्लस और वाई डब्लू, यहाँ पर देखिए वाई प्लस डब्लू, तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है जैसे यहाँ थी, वही कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। बस यहाँ देखिए नीली लकीर नीचे खींची गई है, नीला वाला जिसको वाइट कहा गया, यहाँ पर वाई डब्लू आ गया है जो वाइट। तो यहाँ पर देखिए ये रिकॉम्बिनेशन के लिए आसमानी नीला हल्का सा किया गया है, यानी रिकॉम्बिनेंट 1.3% है। इसी प्रकार इसमें देखा जाए तो ये पीला वाला बहुत कम है इस आसमानी नीले वाले की तुलना में, यानी रिकॉम्बिनेंट 1.3% है। इधर पेरेंटल में पूरा देखे किया गया है 98.7%। इसी प्रकार इधर भी है, वही कंडीशन देखिए। तो कुल मिला करके लिंकेज और पुनर्योजन, जिसको रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, इसका मतलब है कि लिंकेज में जो जनकीय है क्रोमोसोम में जीन है वो आपस में संयोजन में रहती हैं, इसलिए लिंकेज की वजह से वो अलग नहीं हो पाती, जिससे उनका प्रतिशत ज़्यादा होता है। हम देखें यहाँ पे कह रहा है लिंकेज रिजल्ट ऑफ 2 डायब्रिड क्रॉस कंडक्टेड बाय मॉर्गन, तो ये लिंकेज के बारे में बता रहा है, उसका रिजल्ट है जिसमें द्विसंकर क्रॉस मॉर्गन ने कराया। क्रॉस ए सोज क्रॉसिंग बिटवीन जीन वाई एंड डब्ल्यू, तो जीन वाई और डब्ल्यू के बीच क्रॉसिंग करवाई गई। क्रॉस बी सोज क्रॉसिंग बिटवीन जीन डब्ल्यू एंड एम, जो
क्रॉस बी है वो डब्ल्यू और एम जीन के बीच है, जैसा हमने अभी देखा। हियर डोमिनेंट वाइल्ड टाइप एलील आर रिप्रेजेंटेड विद प्लस साइन। जो डोमिनेंट वाइल्ड टाइप है, जो प्रभावी है, उसको प्लस साइन से दिखाया गया है। साइन इज सब्सक्रिप्ट नोट। अब देखिए कह रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन वाई एंड डब्ल्यू इज हायर देन डब्ल्यू एंड एम। तो जो लिंकेज है वाई डब्ल्यू का वो डब्ल्यू और एम से ज़्यादा है। जैसी बात है कि लिंकेज इसमें 98.7 है वाई डब्ल्यू में, जबकि एम डब्ल्यू में लिंकेज 62.8% है। अब आगे आ जाता है पॉलीजीन इनहेरिटेंस। इसको हिंदी में बोलेंगे बहुजीनी वंशागत। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।